अगर किसी जनादेश को सही मायने में समझना है तो हमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस और टीवी के शोर से हटकर जमीन पर उतरना पड़ता है। आज हम दिल्ली के एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र किरारी की गहराई में जाएंगे, बिल्कुल आंकड़ों के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि आज के दौर में जमीनी स्तर पर राजनीतिक अभियान कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं। तो चलिए इस जमीनी हकीकत को और करीब से देखते हैं। यह है किरारी, दिल्ली का एक ऐसा कोना जहां हर मॉनसून में सिर्फ पानी का स्तर नहीं बढ़ता, बल्कि शासन और जनता के बीच भरोसे का स्तर भी दांव पर लग जाता है। यहां की हर गली, हर नाला एक कहानी सुनाता है। ये कहानी है सालों से नजरअंदाज किए जाने की और उन वादों की जो कभी पूरे नहीं हुए। और जब तक आप इस मिट्टी की नब्ज नहीं पकड़ते, किसी भी चुनावी रणनीति की कोई बुनियाद ही नहीं होती। और ये नब्ज, ये आपको लोगों के सीधे साधे सवालों में सुनाई देगी। एक बहुत ही आम सवाल है, हमारी सड़कें पक्की कब होंगी? ये सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है, ये सवाल है सम्मान का, इस बात का कि क्या सिस्टम को उनकी कोई फिक्र है भी या नहीं। इसी एक सवाल में आपको हताशा भी दिखेगी, एक उम्मीद भी, और वो रोज की जद्दोजहद भी, जो हमें किरारी की असली हकीकत तक ले जाती है। तो चलिए समझते हैं, क्या है इस जमीन की धड़कन, मतलब किरारी के लोगों के लिए असल जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं। एक बात साफ है, किसी भी कामयाब स्ट्रैटेजी की शुरुआत इन्हीं जवाबों से होती है। हमें प्रॉब्लम को वैसे ही समझना होगा जैसा लोग उसे रोज जीते हैं। देखिए, ये कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, ये किरारी की रोजमर्रा की हकीकत है। मानसून में बाढ़, उफनते हुए सीवर, कच्ची और गड्ढों से भरी गलियां, बिजली और पानी जो आता जाता रहता है, और हर तरफ फैला कूड़ा करकट। और ये सब परेशानियां अलग अलग नहीं हैं। सोचिए, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जब ये सब एक साथ होती हैं तो ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। और इसी से पैदा होता है सिस्टम पर गुस्सा और अविश्वास। और कभी कभी इन व्यवस्थागत नाकामियों की कीमत बहुत भारी होती है, इंसानी जान से चुकानी पड़ती है। 2023 में जब मौसमी बाढ़ के चलते एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। इस बात का सबूत कि जब बुनियादी ढांचा फेल होता है तो उसका सबसे बुरा असर सबसे कमजोर लोगों पर पड़ता है। ये शासन की जवाबदेही का मामला है, सीधा सीधा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 480 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो 2021 में शुरू हुए एक बड़े सीवर प्रोजेक्ट के लिए रखी गई थी। तो एक तरफ इतना बड़ा बजट और दूसरी तरफ जमीन पर आज भी वही उफनते नाले। यही वो विरोधाभास है जो भरोसे को तोड़ता है। लोगों को लगता है कि पैसा तो है, पर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही जगह नहीं लग रहा। लेकिन ये सिर्फ कही सुनी बातें या एहसास की बात नहीं है। ये सारी शिकायतें इस इलाके के ठोस आंकड़ों में भी साफ साफ दिखती हैं, क्योंकि आंकड़े भी एक कहानी कहते हैं। नंबर्स ऑल्सो टेल अ स्टोरी। और एक रणनीतिकार के तौर पर हमारा काम उस कहानी को सुनना और समझना है। डेटा हमें वो पैटर्न दिखाता है जो अक्सर नंगी आंखों से नहीं दिखते। तो ये है किरारी की मौजूदा सियासी तस्वीर, जो हाल के चुनाव नतीजों पर आधारित है। आम आदमी पार्टी करीब 52% पर और बीजेपी करीब 41% पर। अब ये जो लगभग 11% का अंतर है, ये एक अच्छी खासी बढ़त है। किसी भी चैलेंजर के लिए इस गैप को भरना एक बहुत बड़ी संगठनात्मक और रणनीतिक चुनौती है। और जो पार्टी सत्ता में है, उसके लिए इस बढ़त को कायम रखना सबसे पहली प्राथमिकता। चलिए इस डैशबोर्ड पर एक नजर डालते हैं। कुल वोटर हैं 3.25 लाख के करीब, जो इसे दिल्ली की बड़ी सीटों में से एक बनाता है। वोटिंग हुई है 62% के आसपास। मतलब वोटर एक्टिव तो हैं, लेकिन अब भी एक बड़ा तबका है जो वोट डालने नहीं आ रहा। और यहाँ की सामाजिक बुनावट, इसमें जाट समुदाय हैं जिनकी पुरानी पकड़ है, करीब 18%। अनुसूचित जाति के वोटर हैं, और सबसे अहम, बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचली प्रवासी। और ये स्लाइड शायद सबसे दिलचस्प और रणनीतिक रूप से सबसे जरूरी बात बताती है। 2008 से लेकर अब तक यहां वोटरों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी और बिहार से आए प्रवासियों का सैलाब। ये जो नाटकीय बदलाव है, यही किरारी की राजनीति को समझने की असली चाबी है। ये नए वोटर किसी पुरानी राजनीतिक वफादारी से नहीं बंधे हैं। उनकी प्राथमिकताएं हैं रोजगार, सम्मान और एक बेहतर जिंदगी। जो भी पार्टी इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी, उनका समर्थन उसे ही मिलेगा। तो चलिए अब इस जनादेश की बनावट को, इसकी एनाटॉमी को और गहराई से समझते हैं। यहाँ का सामाजिक ताना बाना क्या है, मुख्य राजनीतिक चेहरे कौन हैं, और किसी भी उम्मीदवार के सामने असल चुनौतियां क्या हैं।
देखिए, यहाँ जीतना सिर्फ वोटों का गणित नहीं है, यहाँ सोशल केमिस्ट्री को समझना पड़ता है। और यहीं पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर एक इंसान की डिग्निटी, उसका सम्मान और उसकी आवाज की कीमत को समझना सबसे जरूरी है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है कि पब्लिक डिस्कोर्स जिम्मेदारी से हो और हर नागरिक का सम्मान बना रहे। किरारी का सामाजिक ताना बाना काफी पेचीदा है। एक तरफ हैं 3 बड़े पारंपरिक जाट बहुल गांव जिनका जमीन और लोकल पॉलिटिक्स पर पुराना असर रहा है। दूसरी तरफ हैं 106 से भी ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष है। इनके अलावा एक बड़ी और स्थापित दलित आबादी है, और इन सारे समीकरणों को जो ताकत बदल रही है वो है पूर्वांचली प्रवासी मजदूरों की विशाल आबादी जो अब यहाँ के वोटर हैं। इन सभी ग्रुप्स की जरूरतें और प्राथमिकताएं एक दूसरे से काफी अलग हैं। अब उम्मीदवार पर एक नजर डालते हैं। अनिल झा 4 बार चुनाव लड़ने की वजह से उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो एक जाना पहचाना चेहरा हैं और पारंपरिक जाट वोटरों से उनका जुड़ाव है। पर उनकी कमजोरियां भी साफ हैं। बार बार पार्टियां बदलने से उन पर एक राजनीतिक अवसरवादी का टैग लगा है, और उनके कार्यकाल के जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे वो सीवर लाइन, वो उन्हें सीधे सीधे जवाबदेह बनाते हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन किरारी का अतीत हमें क्या सिखाता है? चलिए पिछले चुनावों के पैटर्न को देखते हैं। इससे पता चलेगा कि ये सीट कितनी बदलती रही है और यहां के वोटरों का मूड कितनी तेजी से स्विंग हुआ है। कहते हैं ना, इतिहास हमें भविष्य को समझने में मदद करता है। ये टाइमलाइन किरारी की राजनीतिक कहानी कहती है। 2008 और 2013 यहां बीजेपी का दबदबा था। फिर आया 2015 और आम आदमी पार्टी की एक जबरदस्त लहर, जिसमें 35% से ज्यादा का वोट स्विंग हुआ। ये बदलाव बहुत बड़ा था, जो पारंपरिक राजनीति के खिलाफ एक बड़े गुस्से को दिखा रहा था। 2020 में मुकाबला कड़ा हो गया, मार्जिन सिर्फ 3.3% रह गया। लेकिन हाल के चुनाव में एएपी ने अपनी लीड को फिर से करीब 11% तक मजबूत कर लिया। शायद ये उनकी वेलफेयर मॉडल के जमीन पर उतरने का संकेत है। तो इन सभी चुनौतियों, आंकड़ों और पिछले पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहां एक कामयाब अभियान की रूपरेखा क्या हो सकती है? अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो किरारी की इन अनोखी चुनौतियों से निपटने और जनादेश हासिल करने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ एक चुनावी प्लान नहीं है, ये शासन का एक खाका है, अ ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नेंस। इस स्ट्रैटेजी के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला, नैरेटिव, नेशनल डिबेट्स में नहीं उलझना। कैंपेन को पूरी तरह से लोकल मुद्दों, सड़क, पानी, सीवर पर फोकस रखना। दूसरा, संगठन, यहां की 109 से ज्यादा आरडब्ल्यूएस के घने नेटवर्क को कैंपेन की रीढ़ की हड्डी बनाना। तीसरा, चुनावी रणनीति, हर कम्युनिटी, हर कॉलोनी के लिए एक माइक्रो स्ट्रैटेजी बना के वोटरों को मोबिलाइज करना। और चौथा, संसाधन, महंगे एड्स के बजाय कम लागत वाले डिजिटल आउटरीच और वॉलंटियर्स की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना। कैंपेन का पहला चरण, मतलब चुनाव से 90 से 60 दिन पहले का वक्त, ये बुनियाद रखने का समय है। इसमें कैंडिडेट और टीम फाइनल होती है, और सबसे जरूरी काम, हर कॉलोनी में एक बड़ा शिकायत सर्वेक्षण यानी ग्रीवियंस सर्वे शुरू किया जाता है। ये सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, ये लोगों को मैसेज देना है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इसके साथ साथ पानी, बिजली जैसी समस्याओं के लिए शिकायत सेल और पूर्वांचली समुदाय के नेताओं से बातचीत शुरू की जाती है। दूसरे फेज में कैंपेन जमीन पर उतरता है और दिखने लगता है। लोकल मुद्दों पर पोस्टर लगते हैं। झूठी खबरों से लड़ने के लिए किरारी क्लैपबैक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव होते हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग तेज हो जाती है, और सबसे अहम, स्थानीय वोटर फोरम यानी अभिव्यक्ति सभाएं रखी जाती हैं, जहां लोग सीधे सवाल पूछ सकते हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम फेज, चुनाव से 30 दिन पहले का वक्त। यहां ग्राउंड एक्टिविटी अपने पीक पर होती है। कैंडिडेट की दिन में कई मीटिंग्स होती हैं। मोबाइल वैन से लोकल मुद्दों पर वीडियो दिखाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फैक्ट चेक रील्स डाली जाती हैं। और आखिर में चुनाव के दिन तक हर एक समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। तो आगे का रास्ता क्या है? इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, ये शासन करने का, हक कमाने का एक दर्शन है। और हां, आज के दौर में जब हर कैंपेन में डेटा का इस्तेमाल होता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, हर वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करना। भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है, वो साफ कहता है कि सहमति मतलब कंसेंट सबसे ऊपर है। किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ ही होना चाहिए।
इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो आखिरी मकसद है वो है गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नेंस आरओआई हासिल करना। ये एक सीधा सा सिद्धांत है। राजनीतिक जनादेश वोटरों के भरोसे पर ठोस रिटर्न देकर ही कमाया और टिकाया जा सकता है। और ये रिटर्न भाषणों में नहीं, बल्कि काम करते हुए नालों, पक्की सड़कों और हर घर तक पहुंचती जरूरी सरकारी सेवाओं में नापा जाता है। असली रिपोर्ट कार्ड यही है। ये स्ट्रैटेजी जीत को एक अंत नहीं, बल्कि काम पूरा करने का एक लाइसेंस मानती है। कैंपेन का जो मुख्य नारा है वो इसी मैसेज को देता है, काम अभी बाकी है। ये नारा एक कमिटमेंट है, इस बात का एहसास है कि जनता का काम कभी खत्म नहीं होता, ये एक लगातार चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, बड़े बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव के इस दौर में क्या भारतीय लोकतंत्र का भविष्य असल में किरारी जैसे इलाकों की बाढ़ वाली गलियों और भूली बिसरी कॉलोनियों में ही तय होगा? मेरा मानना है कि इसका जवाब हाँ है। असली भारत यहीं बसता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.